रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अभिषेक, अर्जुन, सीमा, ज्योति और आरती पांचों भाई बहन आपस में एक दूसरे से बात तो जरूर करते थे, पर बचपन की कुछ बुरी यादों की वजह से सभी भाई बहन अलग अलग शहर में रहते थे। अभिषेक एक बहुत बड़ा राइटर बन गया था और वो हॉरर स्टोरी लिखा करता था। एक दिन जब वो अपनी क्लाइंट राधिका से मिलने गया तो राधिका ने बताया, मैंने आज आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे मरे हुए पति मुझे हर रात दिखाई देते हैं और वो भी लटके हुए। जब मैं सोती हूँ तब वो रोते हैं और उनके आंसू मेरे चेहरे पर गिरते हैं। अभिषेक राधिका की बात सुनता है और बोलता है, तुम शायद नहीं जानती, पर मैंने आज तक कोई भूत नहीं देखा। मेरी हर बुक में मेरे क्लाइंट की कहानी होती है। राधिका बोलती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अभिषेक बोलता है, हाँ बिल्कुल, आज मैं आपके ही कमरे में सोऊंगा और कल सुबह आपके दिमाग के भूत को भगा दूंगा। अभिषेक रात में राधिका के रूम में सोने चला जाता है। अभिषेक सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। तभी उसके पापा का फोन आता है। अभिषेक फोन नहीं उठाता और अपने पापा का नाम फोन पर पढ़कर अपने बचपन को याद करने लगता है। वो सोचता है कि किस तरह उसका पूरा परिवार बचपन में शिमला की पहाड़ी पर बसे लाल बंगले में रहने जाता है। बंगला इतना बड़ा था कि अभिषेक की माँ सारा दिन बस बच्चों को ढूंढती ही रहती थी। एक रात जब सब सो रहे थे तभी अभिषेक की सबसे छोटी बहन आरती के रोने की आवाज आने लगी। अभिषेक खुद उठकर आरती के रूम में गया और उसने देखा कि आरती अपने पापा को बता रही थी, पापा मैं सच बोल रही हूँ। जब मैंने सोते सोते आँख खोली तो देखा कि मेरे सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी और मेरे पास आ रही थी। पापा कहते हैं, देखो बेटा, सपनों का कभी यकीन मत करना, क्योंकि सपने अगर अच्छे हों तो आपको खुश करते हैं, वरना डरा देते हैं। मैंने रूम को अच्छे से देख लिया है, पर यहाँ कुछ नहीं है। तुम सो जाओ, कल बहुत काम है। जैसे ही आरती के पापा रूम से बाहर जाते हैं, वैसे ही आरती एक बार फिर आँख खोलकर देखती है और अलमारी के शीशे में उसे फिर वही डरावनी औरत दिखाई देती है। डर के मारे आरती चुपचाप चद्दर को पूरा ढक लेती है और फिर अचानक उसी चद्दर को कोई खींचता है और जब आरती आँख खोलती है तो वो भयानक औरत उसी के ऊपर हवा में लटकी होती है। इतना सोचते सोचते अचानक अभिषेक की आँख लग जाती है। रात 3:03 पर सभी भाई बहन अचानक से सोते सोते उठते हैं और सभी का गला चोक हुआ सा लगता है। अभिषेक घबरा जाता है और तभी उसके चेहरे पर पानी गिरने लगता है। वो ऊपर देखता है तो उसे एक छेद नजर आता है और फिर वो हंसता है और बोलता है, तो ये ड्रामा था। अगले दिन सुबह वो राधिका से बोलता है, अगर आप बेड के ऊपर खड़ी होकर देखती तो आपको छोटा सा ये छेद नजर आता जिससे पानी गिरता है जब भी बारिश होती है। राधिका बोलती है, मुझे मेरे पति लटके हुए दिखाई देते हैं। अभिषेक बोलता है, क्योंकि उनकी मौत आप दोनों के आपसी झगड़े की वजह से हुई थी और आप इसके लिए खुद को दोषी मान रही हैं। जिस दिन आप खुद को माफ कर देंगी, आपको आपके पति रोमांटिक मूड में दिखेंगे। मुस्कुराते हुए अभिषेक राधिका के घर से निकलता है और तभी उसके पास सीमा का फोन आता है और वो बोलती है, अभिषेक कल रात से आरती घर वापस नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर हो सके तो पापा से बात कर लो। अभिषेक अपने घर पहुंचता है और अंदर जाते ही उसे आरती खड़ी दिखती है। वो बोलता है, हद है, तुमने मेरे घर का लॉक कैसे खोला? तुम जानती हो सब कितना परेशान हो रहे हैं। कल रात से तुम कहाँ थी? अब क्या एक तक देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? अभिषेक अपने मोबाइल से पापा को कॉल करता है और बोलता है, पापा आरती घर पर है। पापा बोलते हैं, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? आरती कल रात हमारे शिमला वाले लाल बंगले में चली गई थी और वहाँ से पुलिस को उसकी लाश मिली है, वो भी रात को 3:03 पर। ये सुनकर अभिषेक के पसीने छूटते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, आरती पास आती है और एक डरावनी औरत का रूप लेती है और अपना मुंह बहुत बड़ा खोलती है
और आह की कराहती हुई आवाज निकालती है, जिसे देखकर अभिषेक जमीन पर गिर जाता है। सब्सक्राइब करें और देखें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा कि अभिषेक को पता चलता है कि उसकी बहन आरती मर चुकी है, और जो लड़की उसके फ्लैट में उससे मिलने आई है वो आरती की आत्मा है। अभिषेक सीमा को कॉल करता है और बोलता है, सीमा, पापा का कॉल आया था। आरती अब हमारे बीच नहीं रही। वो लाल बंगले चली गई थी और वहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया। इतना सुनकर सीमा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और वो रोने लगती है। रोते रोते वो अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालती है और आरती के चेहरे को देखकर बचपन की यादों में खो जाती है। सीमा याद करती है कि बचपन में जब एक बार वो आरती के साथ लुक्का छुपी खेल रही होती है, तभी उसे एक कोने में बिल्ली के 2 बच्चे मिले थे। सीमा ने उन दोनों बच्चों को हाथ में उठाया और प्यार करते हुए अपने घर ले आई। सीमा की माँ बोली, बेटा, ये बहुत छोटे हैं और तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना होगा। जब सीमा उन बिल्ली के बच्चों के लिए दूध लेकर आई, तब उसने देखा कि दोनों बच्चे मर चुके थे। सीमा जोर जोर से रोने लगी। सीमा की आवाज सुनकर उसके पापा आए और दोनों बिल्ली के बच्चों को मरा हुआ देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सीमा को समझाया, बेटा, ये बहुत छोटे बच्चे थे और इस उम्र में बच्चों को माँ के साथ की जरूरत होती है। पता नहीं इनकी माँ कहाँ चली गई, पर अब इन बच्चों को विदा करना ही पड़ेगा। जैसे ही सीमा अपने मम्मी पापा के साथ उन बच्चों को गार्डन में दफन करने जा रही थी, तभी एक बच्चे के होंठ हल्का सा खुलने लगे। सीमा जोर से बोली, माँ, पापा, देखो, ये बच्चे अभी जिंदा हैं। इस बच्चे के होंठ हिल रहे हैं। पर तभी उस बिल्ली के बच्चे के होंठ के अंदर से एक सांप का बच्चा निकला और सीमा के हाथ से वो बिल्ली का बच्चा छूटकर नीचे गिर गया। सीमा के पापा ने उसको जल्दी से गड्ढे में डाला और मिट्टी डालकर दफन कर दिया। सीमा के पापा बोले, घबराओ नहीं, लगता है बॉडी सड़ गई थी। तुम अपने कमरे में सोने जाओ और इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। सीमा की माँ उसके पापा पर गुस्सा करने लगी। आपने देखा ना कैसे उस बच्चे के मुंह के अंदर से एक सांप का बच्चा निकला। जब से हम इस घर में आए हैं, चीजें बहुत अजीब सी हो रही हैं और बच्चे भी डरे हुए से रहते हैं। सीमा के पापा बोले, ऐसा नहीं बोलते हैं, हादसे होते रहते हैं, पर इसके लिए हमें घर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, जैसे ही कोई अच्छा खरीदार मिलेगा हम इस घर को बेच देंगे और शहर में कोई अच्छा सा मकान ले लेंगे। अपने बचपन की बातों को सोचकर कब सुबह हो गई सीमा को पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सीमा ने दरवाजा खोला तो उसके सारे भाई बहन वहां आ चुके थे। सीमा ने अभिषेक से पूछा, आरती की बॉडी कहाँ है? तुम लोग अकेले क्यों आए हो? अभिषेक बोला, पापा लेकर आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। अभिषेक सीमा को साइड में लेकर जाता है और बोलता है, कल रात सीमा की आत्मा मेरे अपार्टमेंट में थी और वो बस एक टक मुझे देख रही थी, फिर अचानक वो बहुत डरावनी औरत बन गई। सीमा गुस्से में बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बहन भूत बन गई है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तभी पीछे से सीमा के पापा बॉडी को लेकर आ जाते हैं और इस बॉडी को वो सीमा के घर के स्टोर रूम में रख देते हैं। सीमा के पापा बोलते हैं, सीमा, मेरी सबसे छोटी बच्ची का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। तुम अपने हाथों के जादू से इसको पहले जैसा कर दो, फिर हम इसका फ्यूनरल रखेंगे। अभिषेक गुस्से में आता है और अपने पापा से बोलता है, कुछ ऐसा ही बिगड़ा हुआ चेहरा आपने मेरी माँ का भी ठीक कराया था ना? तब हम छोटे थे पर मैं ना समझ नहीं था। सीमा बोलती है, चुप हो जाओ, ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। अभिषेक याद करता है अपने बचपन को, जब एक तूफानी रात में उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और सोते हुए अभिषेक को उठाते हैं। छोटे अभिषेक को वो गोद में लेते हैं और बोलते हैं, किसी भी हाल में आंख मत खोलना, अभी हमें सिर्फ यहाँ से दूर जाना होगा।
छोटा सा अभिषेक मना करने के बाद भी हल्की सी आंख खोलकर देखता है और अपनी तरफ एक औरत के दौड़ते हुए साए को देखकर डर जाता है और अपने पापा के गले को कसकर पकड़ लेता है। छोटे अभिषेक को उसके पापा जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं, जिसके अंदर पहले से ही उसके भाई बहन बैठे होते हैं। अभिषेक पूछता है, पापा मम्मी के बिना मैं नहीं जाऊंगा। एक डरावनी औरत खिड़की से सब देख रही होती है और अभिषेक के पापा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं, तुम जिसे देख रहे हो ना, अब वो तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि एक हैवान है। तभी सीमा आती है और अभिषेक से पूछती है, क्या सोच रहे हो? अभिषेक बोलता है, कुछ नहीं, बस आज मम्मी की याद आ गई। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। जब सभी घर पर सो जाते हैं तब सीमा चुपके से उठकर स्टोर रूम में जाती है और आरती के बॉडी के कवर को हटाकर उसका चेहरा देखती है और रोने लगती है। अचानक आरती के होठ हिलते हैं और सीमा उसके होठ के पास आती है। तभी सांप का बच्चा मुंह से निकलता है और सीमा डरकर नीचे गिर जाती है और देखती है कि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। सीमा खुद को संभालती है और कमरे की लाइट बंद करती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली होती है, वो पीछे पलटती है और देखती है कि उसकी माँ बगल वाले बेड पर बैठी है और सीमा को देखकर मुस्कुरा रही है। माँ की शक्ल बहुत डरावनी होती है और वो एक बॉक्स दिखाती है दूर से। अचानक बॉक्स के अंदर से बिल्ली का बच्चा निकलता है, जिसका शरीर बिल्ली का होता है पर चेहरा आरती का। ये देखकर सीमा बेहोश हो जाती है और वहाँ पर गिर जाती है। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे और फ्राइडे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा कि सीमा अपनी माँ की आत्मा को देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश सीमा जब आँख खोलती है तो अपने चारों तरफ सबको खड़ा देखकर घबरा जाती है और पूछती है, मुझे कुछ हो गया था क्या? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिषेक बोलता है, तुम बेहोश हो गई थी। मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सीमा किसी को कुछ नहीं बताती पर अपनी बहन ज्योति से बोलती है, ज्योति मेरे पास रुक जाओ प्लीज। ये सुनकर ज्योति पास में बैठ जाती है। सीमा ज्योति से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम आरती के माथे पर हाथ रखकर जरा पता लगाओ कि क्या सच में आरती अपनी मौत के जिम्मेदार खुद है या कोई और बात है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ज्योति बोलती है, सीमा मैंने अपनी विद्या का प्रयोग करना कब का बंद कर दिया है। अपने बचपन की वो बात याद है ना, जब लाल बंगले के भूत ने अर्जुन को निशाना बनाया था और मम्मी पापा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। इतना बोलते ही ज्योति अपने बचपन की उस कड़वी याद के बारे में सोचने लगती है, जब एक दिन अर्जुन और ज्योति खेल रहे थे और अचानक गलती से अर्जुन खेलते खेलते घर के स्टोर रूम में कुर्सी के पीछे छुप जाता है। अर्जुन को अचानक से बक्से के पीछे से एक साया लेटे लेटे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अर्जुन उसे देखकर रोने लगता है। अर्जुन के रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा और ज्योति भागकर आते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों गया? अर्जुन सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अर्जुन के पापा हंसते हैं और बोलते हैं, अंधेरे कमरे में हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। इतना सुनने के बाद छोटी सी ज्योति आगे बढ़ती है और अर्जुन के माथे पर हाथ रखती है और सारा नजारा देख लेती है और चिल्लाकर बोलती है, अर्जुन बिल्कुल सच बोल रहा है, यहाँ पर एक डरावना साया था। ज्योति के पापा आगे बढ़ते हैं और ज्योति को एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, आज के बाद तुम अपने इस हुनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा ज्योति का हाथ पकड़ती है और बोलती है, फिर से बचपन के झरोखे में चली गई थी क्या? देख ज्योति, मैंने कल रात आरती की डेड बॉडी के पास हमारी मरी हुई माँ को बैठे देखा था, और वो भी बहुत डरावने रूप में। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुमसे ऐसा कुछ काम करने को बोलूं जिसे तुम ना करना चाहो।
पर ये काम बहुत जरूरी है और सच का पता सिर्फ तुम लगा सकती हो। ज्योति मान जाती है और चुपचाप अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाती है और आरती के माथे पर हाथ रखती है। उस वक्त रात के 3:03 होते हैं और ज्योति कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आती है और एक औरत बोलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ज्योति जल्दी से खड़ी होती है और उस साय से बोलती है, कौन हो तुम? वो साया जैसे ही अपने चेहरे को उठाता है, ज्योति उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ होती है। ज्योति की माँ बोलती है, मना किया था ना कि अपनी विद्या का प्रयोग मत करना, फिर क्यों किया? चलो अब अपनी बहन के पास जाओ। इतना कहकर ज्योति की माँ ज्योति की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है और ज्योति का हाथ पकड़ लेती है। ज्योति जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ज्योति के पापा भाग कर आते हैं और ज्योति के कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? ज्योति बोलती है, ये मुझे मार डालेंगी। ज्योति के पापा पूछते हैं, कौन मार डालेगा? यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम क्या कहना चाहती हो? ज्योति अपने आंसू पोंछती है और देखती है कि कमरे में सच में कोई नहीं होता है, सिर्फ उसकी बहन की डेड बॉडी रखी होती है। ज्योति सोचती है कि वो सारी बात बता दे, पर अपने पापा से वो कुछ नहीं बोलती। ज्योति के पापा बोलते हैं, उठो बेटा, चलो चलकर सो जाओ। अपनी बहन के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से तुम्हारे दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। ज्योति उठती है और पलटकर चलने लगती है। वैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर टंगे शीशे पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी मरी हुई बहन बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखें सफेद होती है और अपनी उंगली से लिखती है, लाल बंगले को खून चाहिए। सब्सक्राइब करें और देखें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि ज्योति का भी आमना सामना अपनी माँ की आत्मा से होता है और वो उससे बोलती है कि लाल बंगले को खून चाहिए। अगली सुबह जब ज्योति उठती है तो अर्जुन से पूछती है, आरती और तुम दोनों ट्विंस थे और तुम दोनों के साथ हमेशा एक जैसा ही होता आ रहा है। मैं मानना नहीं चाहती, पर कल आरती को छूकर जब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि उसने सुसाइड नहीं किया है और कुछ और हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता है। अर्जुन ज्योति को देखता है और बोलता है, लाल बंगले की दुष्ट आत्मा ने जान ली है मेरी बहन की और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ज्योति बोलती है, ये आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, पर कुछ और है। अर्जुन बोलता है, या तो तुम मुझे समझा रही हो या फिर खुद को। तुमने तो उसे छूकर देखा था, फिर बताती क्यों नहीं कि क्या देखा? बचपन की सारी घटना भूल गई क्या तुम? अर्जुन गुस्से में घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता है और अपने बचपन की यादों में डूब जाता है। वो उस दिन को याद करता है जब छोटी सी आरती उसे रात में बताती है कि एक डरावनी सी औरत रोज रात में उसके पास आती है और उसे सोने नहीं देती। उस रात जब अर्जुन सो रहा होता है तब अचानक से एक आहट से उसकी आंख खुलती है। वो पूरे कमरे में देखता है पर उसको दूसरे पलंग पर छोटी आरती सोती हुई नजर आती है और कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो पलंग से नीचे उतरता है और कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने उसे हवा में उड़ता हुआ एक बुढ़ा दिखाई देता है, और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाए वो बुढ़ा अपने डंडे से उसके पैर पर जोर से मारता है और अर्जुन बहुत जोर से चिल्लाता है। अर्जुन की चीख सुनकर उसके पापा भागकर आते हैं और उसको गले से लगाते हैं। अर्जुन रो रो कर बताता है कि उसने एक हवा में उड़ते हुए बुढ़े आदमी को देखा था और उसी आदमी ने उसे मारा है। अर्जुन की बात सुनकर उसके पापा उसको और आरती को अपने कमरे में अपने पास सुलाने ले जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, आजकल लगता है बच्चे बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखने लगे हैं।
तुम थोड़ा नजर रखा करो इन दोनों पर। अर्जुन जब बचपन की यादों के झरोखे में खोया हुआ होता है, तभी पीछे से ज्योति आती है और बोलती है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने जब आरती की लाश को हाथ से छुआ तो क्या देखा? मैंने देखा कि ज्योति को हर रात एक टेढ़ी गर्दन वाली औरत दिखाई देती थी, जिससे उसने सोना छोड़ दिया था, और वो गुस्से में पहाड़ी वाले हमारे पुराने घर यानी कि लाल बंगले अकेले गई थी। वो जब अंदर गई तो उसको वहाँ पर हमारी मरी हुई माँ की आत्मा मिली, और उन्होंने पहले तो उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसको फांसी पर लटका दिया। अर्जुन, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हमारी माँ इतना क्यों नफरत करती है हम लोगों से। ये सुनकर अर्जुन बोलता है, वो हमारी माँ की आत्मा नहीं बल्कि उस घर में रहने वाली खतरनाक आत्मा है जो कोई भी रूप ले लेती है। इतना सुनकर ज्योति उठकर अंदर चली जाती है। अर्जुन सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर वो कैसे सबको यकीन दिलाए कि उस बंगले में बहुत खतरनाक आत्मा रहती है। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है, और जैसे ही वो चेहरा उठाकर देखता है, उसे अपने सामने वही हवा में उड़ता हुआ बुढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसकी आंखों से तेज चमकती हुई सफेद रोशनी निकलती है। सब्सक्राइब करें और देखें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि अर्जुन के सामने अचानक तेज उड़ता हुआ बुढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है। अब आगे अर्जुन उस तेज रोशनी के सामने अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके पापा वहां आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। अर्जुन के पापा बोलते हैं, आँख खोलो बेटा, मुझे सब पता है तुमने क्या देखा। पीछे से अभिषेक आता है और बोलता है, बस करो पापा, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। आपके दिमाग में हमेशा भूत रहता है और इस भूत को आप मेरे भाई पर हावी करना चाहते हैं। अभिषेक अर्जुन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, देखो छोटे, मुझे भी बहुत सी चीजें दिखती हैं और मैं तो हॉरर नॉवल ही लिखता हूँ, पर सच तो ये है कि हमें अगर कुछ भी गलत दिखता है तो वो इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में एक बीमारी फैली हुई है। हमारी माँ दिमागी तौर पर बीमार रहती थी और पापा को हमेशा भूत दिखता है। ये एक मानसिक रोग है और मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों पर यकीन करो। तभी अचानक बहुत तेज आवाज आती है और सब स्टोर रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि उनकी बहन की डेड बॉडी जमीन पर नीचे गिर जाती है। सब चौंक जाते हैं और ज्योति बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? कल हमें अपनी बहन को अलविदा कहना है और आज तुम सब आपस में लड़ रहे हो। बस भी करो, अब आरती की बॉडी को ऊपर रखो और सब सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है। अगले दिन सुबह आरती के पापा ने सभी से बोला, मैं अपनी बेटी को जलने नहीं दूंगा, इसलिए हम आरती को दफन करेंगे। सभी कब्रिस्तान पहुंचते हैं और एक एक करके ताबूत के ऊपर मिट्टी डालते हैं। जैसे ही अर्जुन ताबूत पर मिट्टी डालता है, वैसे ही उसे अपनी बहन उड़ती हुई नजर आती है और उसकी माँ की आत्मा भयानक चेहरा लेकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, भाग जाओ, पर भाग के जाओगे कहाँ? अर्जुन एक बार फिर चिल्लाता है और अभिषेक उसको सभी के सामने एक जोर से थप्पड़ मार देता है। अभिषेक गुस्से में बोलता है, निकल जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सभी लोग सीमा के घर वापस आते हैं और सीमा के पापा गुस्से में अभिषेक से बोलते हैं, मैं अगर बता भी दूं कि मैंने तुम लोगों को किस मुसीबत से बचाया था, तब भी तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम लोग बहुत छोटे थे, तब एक दिन अचानक रात में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे घर की लाइट चली गई। मैंने तुम सभी को एक साथ लिविंग एरिया में रहने को बोला था और मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने ऊपर चला गया। मैंने देखा कि वो बिल्ली की तरह रेंगते हुए चल रही थी। मैंने उससे पूछा, बच्चे सब नीचे हैं और तुम यहाँ खेल रही हो? उसने कुछ नहीं बोला और सीधे चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया और देखा कि वहाँ पर दीवार खत्म हो जाती है। फिर आखिर वो गई कहाँ? पीछे पलटकर जब मैंने देखा तो वो दीवार पर लिख रही थी,
सब मरेंगे। और जब मैंने उसका हाथ थामा तो वो इतना तेज चिल्लाई कि घर की सारी खिड़कियां टूट गई और वो खुद बेहोश हो गई। अगले दिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बल्कि सिर्फ ये बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बहन संगीता के घर चली जाओ, थोड़ा माहौल बदलेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारी माँ मान भी गई थी, पर फिर अचानक पता नहीं क्यों उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। हमारे घर के नौकर सरजू ने मुझे बताया कि मालकिन का घर से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घर एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा और आपको भी ये घर निकल जाएगा। उस वक्त तो मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई थी, पर अब लगता है कि लाल बंगले का राज अगर पहले पता चल जाता तो मैं अपना परिवार लेकर वहाँ कभी नहीं जाता। अभिषेक फौरन कुर्सी से उठता है और बोलता है, लिखता मैं हूँ, पर लगता है आपसे बड़ा राइटर दुनिया में और कोई नहीं होगा। कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं तो कल चला जाऊंगा। और अगर किसी को पापा की बात सुनने में मजा आ रहा है तो वो यहाँ रुक सकता है। अभिषेक के वहाँ से जाते ही अचानक लिविंग एरिया से बहुत जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ज्योति और उसके पापा भागकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि उन लोगों की फैमिली फोटो नीचे गिर गई थी। जब सब उसके नजदीक पहुँचे तो अचानक सोफे के नीचे से एक हाथ निकला और उसने ज्योति का पैर पकड़ लिया। ज्योति जोर से चिल्लाई, पर वो हाथ तेजी से ज्योति को सोफे के नीचे खींचने लगा। ज्योति के पापा ने ज्योति के हाथ को जोर से खींचकर किसी तरह से उसे बाहर निकाला और दोनों दीवार से टिक गए। तभी वो साया इतना बड़ा हो गया कि ज्योति और उसके पापा की चीख निकल गई। तभी सीमा भागती हुई वहाँ पहुँचती है और उसने जल्दी से लाइट ऑन की और बोली, ये फोटो फ्रेम नीचे क्यों फेंक दिया और इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? ज्योति बोली, पापा वो गायब हो गया, लगता है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सीमा चिल्लाकर बोलती है, कौन नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ज्योति के पापा उसको गले लगाकर बोलते हैं, मैं सब ठीक कर। सब्सक्राइब करें और देखें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लाल बंगले की दुष्ट आत्मा सीमा के घर पर अटैक करती है और सीमा के पापा उसका सामना करते हैं और बोलते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आगे। सीमा के पापा फौरन किसी से फोन पर बात करते हैं और अपने सभी बच्चों को इकट्ठा होने को बोलते हैं। जब सीमा, ज्योति और अभिषेक लिविंग रूम में आ जाते हैं तो सीमा के पापा बोलते हैं, मैंने अर्जुन का फोन ट्रैक करवाया था तो पता चला कि अर्जुन गाड़ी लेकर चर्च रोड की तरफ गया है। अभिषेक बोलता है, चर्च रोड का रास्ता तो अपने पुराने घर यानी लाल बंगले की तरफ जाता है, इसका मतलब अर्जुन लाल बंगला गया है, पर क्यों? अभिषेक के पापा बोलते हैं, वो उस घर को नुकसान पहुंचाने गया होगा, पर उसे ये नहीं पता कि उस घर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि खुद मर जाएगा। मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ, पर अब मैं अपने किसी भी बच्चे को नहीं खो सकता। जिसको मेरे साथ आना है वो आए, और जो नहीं आना चाहता वो ये बात समझ ले कि मैं उसके लिए मर चुका हूँ। जैसे ही अभिषेक के पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वैसे ही उनके सारे बच्चे गाड़ी में आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग लाल बंगले पहुँचते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अभिषेक बोलता है, कहाँ ढूंढूं अब अर्जुन को, इतना बड़ा बंगला है, कहाँ जाएं? अभिषेक के पापा बोलते हैं, शायद तुम लोग भूल रहे हो, पर तुम सभी रेड रूम में ही रहा करते थे और वो रूम था जिसका लॉक मेरे खोलने से नहीं खुलता था, पर जब तुम या तुम्हारे भाई बहन खोलते थे तो उसका लॉक खुल जाता था। सभी आगे बढ़ते हैं। तभी एक औरत का साया खंबे के नीचे से उतरता है और वो औरत टिक टिक टॉक बोलती हुई सबके सामने आती है। उसका चेहरा बालों से ढका होता है और जब वो अपने बाल हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ होती है। अपनी माँ की डरावनी शक्ल देखकर बच्चे डर जाते हैं तो माँ बोलती है, अपनी माँ को भूल गए हो तुम लोग। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों को खुद से जाने दूंगी? नहीं, तुम सबको मेरे पास आना होगा। उसकी माँ की आत्मा जैसे ही ताली बजाती है, तभी एक तरफ से उड़ता हुआ बुढ़ा आता है तो दूसरी तरफ से टेढ़ी गर्दन वाली औरत, और फिर उसकी माँ की आंखें लाल हो जाती हैं
और तीनों बच्चों को वो दोनों आत्माएं उठाकर ले जाती हैं। अभिषेक के पापा बोलते हैं, वाह, अब तुम अपने ही बच्चों का खून चूसोगी। तुम माँ हो या डायन? अभिषेक की माँ हवा में उड़ने लगती है और उसके पापा के कंधे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं डायन। वो कंधे से उतरती है और टिक टिक टॉक करती हुई रेंगने लगती है और रेड रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रेड रूम का दरवाजा खुलता है वैसे ही अभिषेक के पापा सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अभिषेक की माँ की आत्मा से बोलते हैं, मैं तुम्हें उस वक्त इस बंगले में अकेले छोड़कर अपने बच्चों के लिए गया था और आज भी मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अभिषेक की माँ उसके पापा का गला पकड़कर ऊपर उठा लेती है और बोलती है, तो ठीक है, अब तू भी मर। तभी अभिषेक की मरी हुई बहन आरती की आत्मा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, इनको छोड़ दो, आपको और खून बहाने की जरूरत नहीं है। अभिषेक के पापा बोलते हैं, इन बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि इन तीनों को जाने दोगी। अभिषेक के पापा अपने तीनों बच्चों से गले मिलते हैं और अभिषेक की पॉकेट में एक लेटर रख देते हैं और बोलते हैं कि घर जाकर इसको पढ़ना, यहाँ नहीं। अभिषेक की माँ पीछे से आती है और उसके पापा की गर्दन को मोड़ देती है। तभी आरती की आत्मा अपने तीनों भाई बहनों से बोलती है, अब और मत रुको, चले जाओ। तीनों लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचकर अभिषेक अपने पापा की चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी में अभिषेक के पापा ने लिखा होता है, उस दिन तुम्हारी माँ को मैं खुद रेलवे स्टेशन छोड़कर आया था, जिससे वो अपनी बहन संगीता के घर कुछ दिन चली जाए। पर जब मैं सो गया था तब रात 2 बजे तुम्हारी माँ चुपके से घर के अंदर आ गई। मेरी अचानक आँख खुली तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ पॉइजन को पानी में मिला रही है। मैंने जग को तोड़ दिया तो गुस्से में उसने मेरा हाथ ऐसा मोड़ा जिससे मुझे फ्रैक्चर हो गया। मैं हैरान था कि इतनी ताकत उसके अंदर आई कैसे। फिर उसने एक चाकू उठाया और बोली, इस बंगले को खून चाहिए। मैंने पास में रखे एक पत्थर से उसके सर पर वार किया जिससे वो बेहोश हो गई और फिर मैं तुम सबको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग आया। मैं फिर से तुम्हारी माँ को लेने लाल बंगले गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी माँ की लाश पड़ी थी और उसके हाथ पैर घर की डाइनिंग टेबल पर रखे थे और सामने ढेरों आत्माओं का घेरा था। मैं वहाँ से भाग तो आया पर मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को 10 साल खुद से दूर रखा और तुम्हारी परवरिश की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बुआ को दे दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद अभिषेक रोने लगा और बोला, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जिंदगी भर अपने पिता से नफरत करता रहा और उन्हें अपना गुनहगार मानता रहा। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सीमा और ज्योति भी वहाँ नहीं होती। वो उनका नाम लेकर जोर जोर से आवाज लगाता है पर वो दोनों कहीं नहीं मिलती। तभी लाइट बंद हो जाती है और अभिषेक मोमबत्ती जलाता है और उसे आवाज आती है, टिक टिक टॉक, टिक टिक टॉक। अभिषेक अपने घर के झूमर को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी माँ झूमर के ऊपर बैठी है और उसके एक हाथ में सीमा का सर और दूसरे हाथ में ज्योति का सर है। अभिषेक की माँ झूमर से नीचे उतरती है और बोलती है, मैंने तेरे बाप से कोई वादा नहीं किया था क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ नहीं। फिर अचानक से एक खतरनाक डायन का रूप लेती है और अभिषेक के कान के पास आकर बोलती है, मेरे लाल बंगले को खून चाहिए, वो प्यासा है।